दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर पीएम मोदी अर्जेस ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म हाइलाइट्स वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतरराष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी G7 देशों का समूह एक महत्वपूर्ण बैठक में इकट्ठा हुआ है। यह बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया बड़ी जंगों और संघर्षों में उलझी हुई है। साथ ही यह बैठक उस देश में हो रही है जहां की संसद में कुछ ही साल पहले भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। ऐसे में भारत के लिए यह बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। यह बैठक कनाडा के कानानास्किस के अल्बर्टा में 16 और 17 जून 2025 के दरमियान आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने आउटरीच अतिथि के रूप में बैठक को संबोधित करते हुए ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। भारत के साथ इस बैठक में आउटरीच अतिथि यानी विशेष अतिथि के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन आदि देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आइए जानते हैं G7 यानी ग्रुप 7 के बारे में कि आखिर ये है क्या। बात है साल 1973 की, जब दुनिया एक बड़े वैश्विक भूचाल की चपेट में थी। अमेरिका और उसके सहयोगी देश कई संकटों से जूझ रहे थे, जिनमें वाटरगेट स्कैंडल, वियतनाम युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और मध्य पूर्व में लगातार बदलती सत्ताएं शामिल थीं। इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए 25 मार्च 1973 को अमेरिका, यूके, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी के वित्त मंत्री वाशिंगटन डीसी की एक लाइब्रेरी में इकट्ठा हुए। तब इस समूह को G4 या लाइब्रेरी ग्रुप कहा गया। कुछ ही महीनों बाद जापान भी इस समूह का हिस्सा बन गया और इसका नाम बदलकर G5 हो गया। उसी साल अक्टूबर 1973 में एक बड़ी वैश्विक घटना हुई। सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इजराइल को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने की घोषणा की, जिससे अरब देश नाराज हो गए। उन्होंने इजराइल से दोस्ताना संबंध रखने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में एनर्जी को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो गया। हालांकि यह विवाद अगले साल तक सुलझ गया, लेकिन पश्चिमी देशों को यह आशंका सताने लगी कि अरब देश किसी भी बहाने से फिर से तेल की आपूर्ति रोक सकते हैं। इन्हीं चिंताओं के बीच नवंबर 1975 में जर्मनी और फ्रांस से मिलकर G5 की बैठक बुलाई। फ्रांस का पड़ोसी होने के नाते इटली को भी इसमें शामिल किया गया और तब से यह G7 कहा जाने लगा। अगले साल यानी 1976 में कनाडा को भी इसमें शामिल किया गया और इस समूह का नाम बदलकर G7 हो गया। इसके बाद 1990 का दशक आया, सोवियत संघ का पतन हुआ और 1998 में रूस को इस ग्रुप में जोड़ा गया और नया नाम दिया G8। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लगा कि रूस को इस समूह में लाने से वैश्विक स्तर पर कई फायदे होंगे, जिससे भाईचारा बढ़ेगा, शीत युद्ध का तनाव घटेगा और नाटो के दायरे में वृद्धि होगी। साथ रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन भी पश्चिम के साथ बेहतर संबंध बनाने में उत्साह दिख रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी सत्ता गई और एक बड़ा मोड़ आया। व्लादिमीर पुतिन नए राष्ट्रपति बने। वे अपनी आक्रामक विदेशी नीति, लोकतंत्र में अविश्वास, बाहरी लड़ाई में हिंसक दखल के लिए हमेशा तैयार रहने वाले और रूस का गौरव लौटाने की बातें करने वाले नेता के रूप में सामने आए। उन्होंने मेक रशिया ग्रेट अगेन करते करते मार्च 2014 में क्रीमिया पर हमले का आदेश दे दिया और उस पर अधिकार जमा लिया, जिससे G8 के बाकी देश उनके इस कदम से नाराज होकर उन्हें ग्रुप छोड़ने को कहा। लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं हुए। मजबूरन बाकी देशों ने मिलकर रूस को G8 से बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर से ग्रुप का नाम G7 हो गया। बता दें कि G7 यानी ग्रुप 7 कोई औपचारिक संगठन नहीं है। इसमें जिन मुद्दों पर सहमति बनती है, सदस्य देश उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। यह उनके देश के कानून और उनकी निजी पसंद पर निर्भर करता है। G7 की बैठकों में यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल को भी बुलाया जाने लगा। हालांकि अभी तक उन्हें आधिकारिक तौर पर सदस्य का दर्जा नहीं मिला है। भारत इस ग्रुप का सदस्य नहीं है, फिर भी इसके शिखर सम्मेलन में भारत को बुलाया जाता है।
भारत पहली बार 2003 में फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। आइए अब जानते हैं G7 की कार्यप्रणाली और वर्तमान एजेंडा के बारे में। G7 की अध्यक्षता हर साल रोटेट होती है, यानी अदला बदली होती है। जिस देश के पास अध्यक्ष की कुर्सी होती है उसे एजेंडा तय करने का अधिकार मिलता है। सदस्य देश अंत में बैठक का पूरा सार प्रस्तुत करते हैं और इसे लिखने की जिम्मेदारी भी मेजबान देश के पास होती है। इस समूह ने अतीत में कई महत्वपूर्ण पहले की है, जैसे चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, HIV, एड्स और मलेरिया के लिए फंड जुटाना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और लैंगिक समानता हासिल करने में मदद करना। इस बार का एजेंडा दुनिया के 2 हिस्सों में छिड़ा हथियारबंद तनाव और ट्रंप का टैरिफ वॉर को बताया जा रहा है, जिसमें इजराइल ईरान संघर्ष, यूक्रेन रूस युद्ध शामिल है। साथ ही आतंकवाद उन्मूलन, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता और शरणार्थियों के संरक्षण पर चर्चा की गई। भारत के लिए इस बैठक यानी 2025 की बैठक में कई उद्देश्य हैं। एक तरफ यह भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने का अवसर है, तो दूसरी तरफ यह G7 देशों के साथ साझेदारी और सहयोग को और गहरा करने का अवसर भी है। इस बैठक में भारत को अपना दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं स्पष्ट करने का मौका मिलेगा, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भारत इस स्थिति का इस्तेमाल अपने और ग्लोबल साउथ के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है, पर पहले बात भारत के एकदम तात्कालिक मुद्दों की, जिन्हें कुल 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इनमें G7 देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, जिसमें कनाडा पर विशेष ध्यान देना शामिल है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तथा तीसरा, एनर्जी सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है। जबकि चौथा, मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की पैरवी करना है, जिसमें कोई 1 या 2 देश पूरी दुनिया को न चला रहे हो। निष्कर्ष, भारत का G7 में भाग लेना केवल एक बैठक में उपस्थिति भर नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की पहचान को और स्पष्ट करता है। इस औपचारिक मंच पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों के नेता वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। भारत की उपस्थिति यह दर्शाती है कि वह अब वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत के लिए G7 में भाग लेना एक अवसर है, जिससे वह स्थिर और मजबूत वैश्विक व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। भारत की यह इच्छा है कि वैश्विक निर्णय समान अधिकारों पर आधारित हो और इसमें सभी देशों की आवाज सुनी जाए। यह बहुपक्षीय प्रणाली की आवश्यकता को दर्शाता है, जिसमें कोई भी देश दूसरों पर हावी न हो। भारत ने हमेशा से विकासशील देशों के हितों की रक्षा की है। G7 के जरिए भारत वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, आर्थिक असमानता और मानवाधिकार पर अपनी आवाज उठा सकता है। यह भारत को वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक स्थिति और प्रभाव को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। भारत का G7 में भाग लेना न केवल इसके वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करता है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी विकास के पक्षधर देशों को भी प्रेरित करता है। इस मंच से भारत के लिए वैश्विक नीति में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर मिलता है। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत के लिए G7 समूह के साथ जुड़ाव के क्या निहितार्थ हैं और वर्तमान परिदृश्य में इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।